हमारे नेता, अभिनेता, लेखक, बुद्धिजीवी, पत्रकार, कलमकार, कवि, धर्मगुरु बार बार एक झूठ बोलते हैं, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। जबकि सच्चाई ये है कि पिछले 5000 साल का इतिहास आप उठा के देखिए, हम पूरी दुनिया से गायब होते चले गए। गंधार दुर्योधन का ननिहाल शांत समृद्ध खुशहाल था, माताओं बहनों को सम्मान पूरा मिलता था। अब वो कंधार कहलाता है, बहन बेटियों को स्कूल जाने से रोक दिया गया। कुंभा शांत समृद्ध खुशहाल था, माताओं बहनों को पूरा सम्मान मिलता था, लोग त्योहार मनाते थे, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, सर्वमंगल मांगल्य की भावना थी। अब उसको काबुल कहते हैं, और आपको पता है काबुल में रोज बम धमाके हो रहे। पर्शिया शांत समृद्ध खुशहाल था, सर्वमंगल मांगल्य की भावना थी, माताओं बहनों को पूरी आजादी थी स्कूल जाने की, कॉलेज जाने की। अब उसको ईरान कहते हैं, और बहन बेटियों की क्या हालत है वहां पे आपको पता, रोज बम धमाके हो रहे। कैके राजा भरत का ननिहाल, जहां से माता कैकेयी आई थी, शांत समृद्ध खुशहाल था। अब उसको पेशावर कहते हैं, रोज बम धमाके हो रहे हैं, बदहाल है, फटेहाल है, बहन बेटियों की क्या हालत है आप जानते हैं। बाल्हिक, आपको महाभारत काल में एक राज्य का नाम आता है बाल्हिक, शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, सब आराम से रहते थे। अब उसको बल्ख कहते हैं, और बल्ख में क्या हो रहा है आपको पता है। कंबोज शांत था, समृद्ध था, खुशहाल था, सर्वधर्म संभाव था, वसुधैव कुटुंबकम की भावना थी, सब एक दूसरे साथ खुशहाली से रहते थे। अब वो बदक्सा कहलाता है, और आपको पता है बदक्सा में क्या हो रहा है, रोज बम धमाके हो रहे हैं। सुवास्तु महाभारत काल का शहर है ये, शांत समृद्ध खुशहाल था, माताओं बहनों को पूरा सम्मान था। आज की डेट में उसको स्वात घाटी कहते हैं, बदहाल हो चुका है। तक्षशिला दुनिया का सबसे बड़ा स्टडी सेंटर था, तक्षशिला विश्वविद्यालय था, इवन आचार्य चाणक्य के समय तक बहुत ही दुनिया का सबसे हिस्टोरिक और एजुकेशन का हब था। आज क्या हो गया है, उसको रावलपिंडी कहते हैं, और रावलपिंडी में क्या हो रहा है वो कुछ बताने की जरूरत नहीं है। तो एक जो झूठ परोसा जाता है, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, इसको परोस परोस के हमको खोखला किया जा रहा है। तुर्की अशांत है, बदहाल है, यमन अशांत है, बदहाल है, कांगो अशांत है, बदहाल है, ईरान अशांत है, बदहाल है, इराक अशांत है, बदहाल है, सूडान अशांत है, बदहाल है, इजिप्ट अशांत है, बदहाल है, सीरिया अशांत है, बदहाल है, बांग्लादेश आप देख रहे हैं अशांत है, बदहाल है, फिलीपींस अशांत है, बदहाल है, सोमालिया अशांत है, बदहाल है, पाकिस्तान अशांत है, बदहाल है, नाइजीरिया अशांत है, बदहाल है, तजाकिस्तान अशांत है, बदहाल है, अफगानिस्तान अशांत है, बदहाल है। और ये जिन देशों का मैंने नाम लिया है ना, कभी यहाँ पे सनातन संस्कृति थी, कभी वहां पे, ये जितने मैंने देशों के नाम लिए हैं, इन देशों में कहीं पे नदियों की पूजा होती थी, कहीं पे पहाड़ों की पूजा होती थी, कहीं पे सूर्य की पूजा होती थी, कहीं चंद्रमा की पूजा होती थी, कहीं पे पेड़ों की पूजा होती थी। कुल मिला के सनातन संस्कृति इन सभी देशों में थी। आज की डेट में वहां पे न सूर्य की पूजा होती है, न चंद्रमा की पूजा होती है, न पहाड़ की पूजा होती है, न पेड़ की पूजा होती है, न नदी की पूजा होती है। सनातन संस्कृति खत्म हो चुकी है। तो जो लोग कहते हैं ना कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, तो सच्चाई ये है कि देश के देश गायब हो गए, राज्य के राज्य गायब हो गए, बस्ती की बस्ती मिट गई, और झूठ बोलते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। पूरी बात तो छोड़ दीजिए, हड़प्पा मोहनजोदड़ो में क्या मिला था, भगवान नटराज की मूर्ति मिली थी, हवन कुंड मिला था, सनातन धर्म के सारे साक्ष्य मिले थे हड़प्पा मोहनजोदड़ो पे। आज वहां पे कोई भी उसको मानने वाला नहीं है, सनातन को मानने वाला कोई बचा नहीं है। भारत के अंदर आ जाइए, 9 राज्यों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 200 जिलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, 1500 तहसीलों में हिंदू खत्म हो चुके हैं, और भारत के बॉर्डर पे 300 तहसीलें हैं। उन 300 तहसीलों की डेमोग्राफी बदल चुकी है। इसके बाद भी कहते हैं कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ये जाति का जहर घोलने वाली पॉलिटिकल पार्टियां और नेता, भाषा के आधार पे हमें लड़ाने वाले नेता, क्षेत्र के आधार पे हमें बांटने वाले नेता, मजहब के आधार पे हमें बांटने वाले नेता, ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारे। भारत के सबसे बड़े दुश्मन है जातिवादी पार्टियां, जातिवादी नेता, भाषावादी नेता और क्षेत्रवादी नेता। अगर आप नहीं समझेंगे तो याद रखिए, एक दिन तो ये छू मंतर हो जाएंगे। कोई ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, कोई लंदन भाग जाएगा, कोई अमेरिका भाग जाएगा, कोई कनाडा भाग जाएगा। ये सब अपना फार्म हाउस बनवा के बैठे हुए, मकान दुकान बनवा के बैठे हुए, फंसोगे आप। इसलिए मैं कहता हूं दल गुलामी छोड़िए, आप किसान से सीखिए। किसान सीधे बीज की बुआई नहीं करता, किसान बुआई करने के पहले
जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है। तो भारत को अगर बचाना है, भारत की संस्कृति को बचाना है, भारत के त्योहार को बचाना है, होली दिवाली को बचाना है, रक्षाबंधन को बचाना है, सर्वधर्म समभाव की जो हमारी भावना है उसको बचाना है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना बचानी है, सर्वमंगल मांगल्य की भावना बचाना है, तो भारत में कठोर कानून बनाना पड़ेगा। दूसरा कोई तरीका नहीं। नेताओं के, और अगर आप सोचते हैं कि विकास करने से, हाईवे बनाने से, एयरपोर्ट बनाने से, रेलवे बनाने से, बुलेट ट्रेन बनाने से और वंदे भारत बनाने से देश में शांति आएगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में है। हमसे ज्यादा अच्छे एयरपोर्ट फ्रांस के पास है, ब्रिटेन के पास है, आज जल रहा है। हमसे ज्यादा अच्छी ट्रेन ब्रिटेन के पास है, फ्रांस के पास है, दोनों जल रहे हैं। हमसे ज्यादा अच्छे एक्सप्रेसवे हाईवे यूरोप के पास है, पूरा यूरोप इस समय आग लगी हुई है। हमसे ज्यादा वो ज्यादा विकसित है। तो विकास करने से शांति नहीं आएगी, इस गलतफहमी को निकाल दीजिए। शांति आएगी, आपको चाइना से सीखना पड़ेगा। सठे साठ्यम समाचरित भय बिन होय न प्रीत। भगवान कृष्ण ने कहा है, इंसान दो ही तरीके का होता है, एक देवता, एक असुर, एक मानव, एक राक्षस। और अगर धर्म की जय करने से धर्म की जय होती तो भगवान विश्वामित्र जी को भगवान राम को लेना नहीं पड़ता। अब भगवान श्री राम को देख लीजिए, अयोध्या से लेकर लंका तक रास्ते भर उन्होंने अधर्म का नाश किया, यानी राक्षसों का नाश किया। आप भगवान कृष्ण को देख लीजिए, उनकी बात अर्जुन को समझ में आ रही थी, कृष्ण, लेकिन दुर्योधन को समझ में नहीं आ रही थी। अंत में क्या करना पड़ा? युद्ध ही करना पड़ा, अधर्म का नाश करना पड़ा। अधर्म का नाश करना है तो सबसे पहले भारत में ये जो नेता बैठे हुए हैं, जो अधर्मियों के समर्थक हैं, जो हमें जाति के आधार पर तोड़ते हैं, उनकी सफाई करनी पड़ेगी। कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर हमें तोड़ने वाले और हमें बरगलाने वाले नेता भारत छोड़ के भाग जाएंगे। केवल एक काम कर दिया जाए, 5,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, 5,000 रुपए से महंगी संपत्ति का कैश लेन देन बंद कर दिया जाए, 50,000 रुपए से महंगी संपत्ति को आधार से लिंक कर दिया जाए, भ्रष्टाचार को देशद्रोह घोषित किया जाए, काला धन, बेनामी संपत्ति 100% जब्त करने, भ्रष्टाचारियों की नागरिकता खत्म करने, भ्रष्टाचारियों को फांसी देने का कानून बना दिया जाए। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, कश्मीर में जो अलगाववादी पार्टी बना के बैठे हैं, ये भारत छोड़ के भाग जाएंगे। पंजाब में जो अलगाववादी पार्टी बना के बैठे हैं, भारत छोड़ के भाग जाएंगे। यूपी में 2-4 जो बैठे हुए ना जाति का जहर घोलने वाले, ये ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे। ये बिहार में जो 2-4 बैठे हुए हैं ना, जो जाति के आधार पर बांटते रहते हैं, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ ये ऑस्ट्रेलिया भाग जाएंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बड़े इन्होंने फार्म हाउस बना रखे हैं। ये जो झारखंड में बैठा हुआ है ना, हमें जो बांटता रहता है, ये भी भाग जाएगा। कठोर कानून बनाने का एक ही सबसे बड़ा लाभ ही होगा कि भारत विरोधी नेता, जो सत्ताजीवी नेता है, ओटजीवी नेता है, या तो ये तिहाड़ में होंगे या तो विदेश भाग जाएंगे। जब एक बार ये जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार का जहर घोलने वाले जो नेता एक बार तिहाड़ में चले गए या विदेश भाग गए, उसके बाद आप कोई भी कानून बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं तो जब तक ये नेता है, ये भ्रमित करते रहेंगे, कभी इनको उकसाएंगे, कभी उनको उकसाएंगे, कभी दंगा कराएंगे, कभी किसानों को उकसाएंगे, कभी युवाओं को उकसाएंगे, कभी छात्रों को उकसाएंगे, कभी मजदूरों को उकसाएंगे और भारत में अराजकता फैलाते रहेंगे। इसलिए सबसे जरूरत है भारत में जस्टिस विद इन ईयर की, नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग कानून की जरूरत है, 1 नेशन 1 पुलिस कोड की जरूरत है, 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड की जरूरत है, 1 नेशन 1 टैक्स कोड की जरूरत है, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड की जरूरत है, जस्टिस विद इन ईयर की जरूरत है। कानून कठोर हो, कानून का खौफ हो और 1 साल के अंदर सजा हो। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, भारत के सारे ओटजीवी भारत छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि यहां रहेंगे तो फांसी होगी, इससे बढ़िया विदेश भाग जाएंगे। और जब एक बार भाग गए, उसके बाद आप जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाइए, कोई विरोध करने वाला बचेगा नहीं। आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करिए, विरोध करने वाला कोई बचेगा नहीं। आप धर्मांतरण कराने के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, कोई विरोध करने के लिए बचेगा नहीं। आप घुसपैठ के खिलाफ कठोर कानून बनाइए, विरोध करने के लिए कोई बचेगा नहीं। आप सीए लागू करिए, कोई विरोध करने के लिए बचेगा नहीं। आप जो कर सकते हैं, आप एक बार ये जो खरपतवार है भारत में, ये जो जाति, भाषा, क्षेत्र के आधार पर पॉलिटिकल पार्टी बना के बैठे हुए, एक बार इनको खदेड़िए, इनका सफाया करिए। उसके बाद आप गुलामी का नाम हटाइए, गुलामी की शिक्षा व्यवस्था खत्म करिए, गुलामी की कुरीतियों खत्म करिए, गुलामी की कुप्रथाओं खत्म करिए, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था को बदलिए, गुलामी की टैक्स व्यवस्था को बदलिए, सब कुछ बदलिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं तो एक कानून बनाएंगे और ये पूरे भारत में आग लगा देंगे। सीए में हम देख चुके हैं, किसान कानून के बाद हम देख चुके हैं, ऐसे कई बार देख चुके हैं। इसलिए माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन कर रहा हूं, सबसे पहले भारत में जस्टिस विद इन ईयर लागू करिए, किसान से सीखिए। किसान बुआई नहीं करता,
पहले वो जुताई करता है, गुड़ाई करता है, निराई करता है, खरपतवार की सफाई करता है, उसके बाद बुआई करता है। वैसे ही भारत में अगर आपको देश विरोधी कानूनों को खत्म करना है, जो कांग्रेस ने कानून बनाया उनको खत्म करना है, जो अंग्रेजों का कानून बनाया उनको खत्म करना है, जो मुगलों ने नियम बनाए, जो आज भी चल रहे हैं, मुगलिया स्कूल जो चल रहे हैं, उनको खत्म करना है। सबसे पहले भारत में सफाई करिए, राजनीतिक सफाई, पॉलिटिकल सफाई। पॉलिटिकल सफाई तभी आएगी जब आपके पास जस्टिस विद इन ईयर होगा, मुकदमों का फैसला फटाफट होगा। और फटाफट मुकदमों का फैसला कराने का एक ही तरीका है, झूठ बोलने को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठे गवाही को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठे डॉक्यूमेंट को बनाने को गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए, झूठे अपने एफिडेविट देते हैं उसको गंभीर अपराध घोषित कर दीजिए। ये सारे पकड़ में आ जाएंगे। आप सफाई करना चाहते हैं तो नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग बनाइए, नहीं तो ये देश विरोधी नेता भड़काएंगे, भ्रमित करेंगे, जाति के आधार पे भ्रमित करेंगे, क्षेत्र के आधार पे भ्रमित करेंगे, नॉर्थ साउथ के आधार पे भ्रमित करेंगे, कुछ भी बोलते रहेंगे और अराजकता खत्म नहीं होगी।